हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञान तक। फ्रेंड्स, यह कक्षा 11th के बायोलॉजी का क्लास चल रहा है। अध्याय नंबर है 21 और अध्याय का नाम है तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय। फ्रेंड्स, मैंने इस चैप्टर का 6 वीडियो पहले ही बना दिया है। यह 7वां पार्ट है। अगर आपने ये सभी वीडियो नहीं देखे हैं तो ऊपर आपको यहाँ आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोस का लिंक मिल जाएगा। वहां से जाकर के आप उन्हें देख सकते हैं ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। आज मैं आपको बताने वाला हूँ मानव कर्ण के बारे में, यानी ह्यूमन ईयर के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। कर्ण दो संवेदी क्रियाएं करते हैं। दो जो हमारे कर्ण का कार्य है वह क्या है? तो वह है दो तरह की संवेदी क्रियाओं को करना। पहला क्या है? संतुलन और सुनना और शरीर का संतुलन बनाना। यानी जो हमारा कान होता है, मानव का कान होता है, वह दो कार्य करता है। एक तो सुनने का कार्य करता है, जो आपको ऑब्वियसली पता ही होगा, और दूसरा कार्य है वह संतुलन बनाता है, शरीर का संतुलन बनाता है। यानी आप कान के कारण ही ये बता पाते हैं कि आप सीधा खड़े हैं या नहीं खड़े हैं। अपने शरीर का पूरा संतुलन आप बनाते हैं किसके द्वारा? कान के द्वारा। शरीर क्रिया विज्ञान की दृष्टि से कर्ण को 3 मुख्य भागों में विभक्त किया जाता है: बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण और अंतःकर्ण। बाह्य कर्ण पिन्ना या ऑरिकुला या बाह्य कर्ण कहलाता है। अब देखिए, जो पूरा हमारे कान की संरचना है तो उस कान को 3 भागों में बांटेंगे। कान की पूरी संरचना को बांटेंगे 3 भाग में। पहला का है बाह्य कर्ण, दूसरा है मध्य कर्ण और तीसरा है अंतःकर्ण। इसको चित्र में देखिएगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो आप देखिए, पहले 3 कर्ण कौन कौन से हैं देख लेते हैं। ये आपकी ये क्या है? एक कर्ण की संरचना है, पूरा कान की संरचना है। सबसे जो पहला है वह है बाह्य कर्ण, ये 1 नंबर। दूसरा जो है वह है मध्य कर्ण और तीसरा है वो है अंतःकर्ण। यहाँ पे केवल बाह्य कर्ण ही आपको दिख रहा है। तो ये देखिए, यहाँ से लेकर जो मैंने ये संरचना बना रहा हूँ, ये इसे कर्ण पिन्ना कहते हैं यहाँ तक। तो कर्ण पिन्ना, और यहाँ से बाह्य कर्ण जो कर्ण पिन्ना है, ये वाली, यहाँ से एक नली जाती है अंदर की ओर। ये वाला नली आप देख रहे होंगे, ये नली, ये नली यहाँ तक, ठीक है। इसको पूरे को, तो ये जो नली आपको दिख रही है इसको कहते हैं श्रवण नलिका, ठीक है। श्रवण नलिका या फिर बाह्य श्रवण नलिका कह सकते हैं। तो श्रवण नलिका और बाह्य और ये कर्ण पिन्ना दोनों मिलाकर बाह्य कर्ण का निर्माण करता है। यानी अगर आपसे बाह्य कर्ण कहा जाए तो बाह्य कर्ण कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ पूरे कर्ण के बाहरी अंग से लेकर यहाँ तक ये पूरा है बाह्य कर्ण, ठीक है। बाह्य कर्ण की जो श्रवण नलिका होती है, यहाँ पे कुछ मोम कोशिकाएं पाई जाती हैं। इसके कारण ही ये क्या करती हैं, जो धूल कण होते हैं बाहर से कान में प्रवेश करते हैं, उनको अपने से चिपका लेती हैं। और वही थोड़े दिन के बाद कानों में गंदगी जमा हो जाती है, जिसे आप गंदगी को कान से बाहर निकालते हैं, ठीक है। इसके अंदर वाला हिस्सा, इसके अंदर वाला हिस्सा यानी ये हड्डी जो आपको दिख रही है, ये 1, 2 और ये तीसरी हड्डी है। इन तीनों को मिलाकर कहते हैं मध्य कर्ण। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखाता हूँ, आप देखते रहिए, ठीक है। मुझे उम्मीद है अब आपको दिख रहा होगा अच्छे से, ठीक है। इससे जूम नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये देखो, यहाँ तक तो बाह्य कर्ण था। बाह्य कर्ण के अंदर ये वाली एक हड्डी जो है, ये वाली ऐसे, ये पहली हड्डी है, ये है दूसरी हड्डी, और ये है तीसरी हड्डी जो ऐसे इस तरह से है, नाल की तरह ऐसे, ठीक है। तो ये हो गई। मैं कलर अलग अलग दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखिए, जो मैंने हाईलाइट किया एक हड्डी, तो ये हो गई, यानी ये वाली एक हड्डी हो गई जिसे मैं कलर कर रहा हूँ। इसे कहते हैं मैलियस, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मैलियस। एक दूसरी जो हड्डी है इसके बाद, ये वाली हड्डी इसी से जुड़ी हुई है, ऐसे ऐसे जुड़ी हुई होती है।
और ये यहाँ तक होती है, इसे कहते हैं इनकस। ठीक है, इनकस। और एक तीसरी हड्डी भी है, एक तीसरी हड्डी है ये वाली जो इनसे जुड़ी हुई है, ये वाली एक तीसरी हड्डी है। इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ, चलिए। ये वाली एक तीसरी हड्डी है इस तरह से जो बनी हुई है, इसे कहते हैं स्टेपिस। और ये स्टेपिस शरीर की, पूरे मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी भी है। तो इस तरह से ये जो तीन हड्डियां हैं, मेलियस, इनकस और स्टेपिस, ये तीनों हड्डियां मिलकर के मध्य कर्ण का निर्माण करती है। ठीक है, अब मैं इसे मिटा देता हूं, आप अच्छे से अब देख लीजिए। चलिए ठीक है, अब ध्यान दीजिए। अभी तक मैंने क्या बताया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो हिस्सा है, यानी बाहर से लेकर के यहाँ ये श्रवण नलिका तक का हिस्सा, इसे बाह्य कर्ण कहते हैं। इसके बाद तीन हड्डियां होती है, मेलियस, इनकस और स्टेपिस। यहाँ पे मेलियस, इनकस और स्टेपिस, इन तीनों को मिला करके मध्य कर्ण कहते हैं। ये क्या है? यह है मध्य कर्ण। और इसके भीतर का जो हिस्सा है, ये वाली पूरी संरचना जो है, ये वाली, इसे कहते हैं अंतःकर्ण। ठीक है, अंतःकर्ण, यानी ये अंदर का कर्ण है। ठीक है, तो पूरे कान को, कर्ण को तीन भागों में बांटते हैं, बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण, अंतःकर्ण। अब देखिए अंतःकर्ण की संरचना, ये वाली जो संरचना है ऐसे गोल आकार की, इस तरह से, इसे कॉकलिया कहते हैं। कॉकलिया से ये एक ऐसी संरचना हुई है जो मस्तिष्क के अंदर प्रवेश करती है, इसे कॉकलिया तंत्रिका कहते हैं। यहाँ से तंत्रिकाएं निकलती हैं। और इस कॉकलिया के ऊपर ये एक ऐसी संरचना होती है, मतलब बहुत ही जटिल संरचना होता है, जो अंदर की संरचना होता है ना, अंतःकर्ण की, वह संरचना बहुत जटिल होता है। यहाँ पे आप देखिएगा मध्य कर्ण में एक ऐसी परत रहती है जिसे कर्णपट झिल्ली या कर्णपटह झिल्ली कहते हैं, जिसे आम बोल भाषा में लोग कान का चादर, चदरा कहते हैं। कान का चादर फट जाएगा। तो ये जो कर्णपट झिल्ली है ना, यही आवाज जो आता है बाहर से, उस आवाज को सेंस करता है। आवाज आने के कारण जो तरंग होते हैं, उनके कारण ये जो झिल्ली है, यह इस झिल्ली में कंपन होता है। और इसी कंपन को मेलियस, इनकस और स्टेपिस कई गुना बढ़ा देते हैं, जिससे और बढ़ा करके अंतःकर्ण को देते हैं। अंतःकर्ण ही उसको डिकोड करता है और आवाज को समझ पाता है। तो इस झिल्ली के अंदर ये वाली जो संरचना है, इसे यूस्केटियन नलिका कहते हैं। ये यूस्केटियन नलिका क्या करती है? तो कर्णपट झिल्ली की रक्षा करती है। कभी कभी क्या होता है, बहुत तेज आवाज आता है, बहुत तेज आवाज आता है, तो ये कान का चादर फट सकता है अंदर की ओर प्रेशर लगने से। उसी समय ये यूस्केटियन नलिका अंदर से बाहर की ओर प्रेशर लगाती है, जिससे कर्णपटह झिल्ली पर प्रेशर कम बने और ये संतुलित रह सके, जिससे कर्णपटह झिल्ली फटे नहीं। कान के ऊपर ये वाली जो अस्थि है, इसे टेम्पोरल अस्थि कहते हैं। ठीक है, तो ये थी कान की संरचना। अब चलते हैं और इसके बारे में जानते हैं आगे की ओर। ठीक है, तो बाह्य कर्ण बाह्य श्रवण गुहा का बना होता है। पिन्ना वायु में उपस्थित तरंगों को एकत्र करता है, जो ध्वनि उत्पन्न करती है। तो आपको पता है, जो ध्वनि तरंगे हैं, उन्हीं को जो कर्ण पिन्ना होता है, बाहर की ओर जो कान निकला होता है, वह इनको एकत्र करके और श्रवण नलिका की ओर भेजता है। बाह्य कर्ण श्रवण गुहा कर्णपटह झिल्ली का भीतर की ओर जाती है। तो वास्तव में जो बाह्य कर्ण है, वहां से कर्णपटह झिल्ली की ओर, कर्णपटह झिल्ली की ओर एक नलिका जाती है और उसे श्रवण नलिका कहते हैं। पिन्ना तथा मीटस में कुछ महीन बाल और मोम स्रावित करने वाली ग्रंथियां होती है। कर्णपटह झिल्ली संयोजी ऊतकों की बनी होती है, जो बाहरी ओर त्वचा से तथा अंदर श्लेष्मा झिल्ली से आवरित होती है। ठीक है, जो कर्णपटह झिल्ली होती है, वह किसकी बनी होती है? तो वह बनी होती है संयोजी ऊतकों की, ये याद रखिएगा। मध्य कर्ण तीन अस्थिकाओं से बना होता है, जिसे मेलियस, इनकस और स्टेपिस कहते हैं। एक दूसरे श्रृंखला के रूप में जुड़ी रहती है। जो मेलियस, इनकस और स्टेपिस है, वह एक दूसरे से श्रृंखला के रूप में जुड़ी होती है। मैंने आपको चित्र में बहुत अच्छा से बताया। मेलियस कर्णपटह की झिल्ली से, स्टेपिस कॉल्किया से अंडाकार खिड़की द्वारा जुड़ी होती है।
तो जो अंडाकार खिड़की है वही मैंने ये बताया था, इसी को कहा ये अंडाकार खिड़की, इससे जुड़ी हुई होती है। कर्ण अस्थिकाएं ध्वनि तरंगों को अंतःकरण तक पहुंचाने की क्षमता बढ़ाती है। जो ये कर्ण अस्थिका है यानी मध्य कर्ण है, स्टेपिस, इनकस, मेलियस और स्टेपिस, ये तीनों मिल करके ध्वनि तरंग को अंदर पहुंचाने की क्षमता को बढ़ाती है। यूस्टेकिया नलिका मध्य कर्ण गुहा को फेरिंक्स से जोड़ती है। यूस्टेकिया नलिका कर्ण पटल दोनों ओर दाब को समान रखती है। तो मैंने बताया है दोनों ओर समान दाब रहेगा तो क्या होगा, कर्ण पट झिल्ली की रक्षा होगी, वह फट नहीं पाएगा। द्रव से भरा अंतःकरण लेब्रिंथ कहलाता है, जो कि अस्थिर और झिल्लीनुमा लेब्रिंथ से बना होता है। जो अंतःकरण होता है उसमें द्रव भरा रहता है और द्रव से भरा रहता है तो उसे लेब्रिंथ कहते हैं। अस्थिर लेब्रिंथ वाहिकाओं की एक श्रृंखला होती है। इन वाहिकाओं के भीतर झिल्ली नुमा लेब्रिंथ होता है, जो कि परिलसिका द्रव से घिरा रहता है। वास्तव में लेब्रिंथ है क्या? तो लेब्रिंथ क्या है? ये वाहिकाओं की एक श्रृंखला होती है, इसमें बनी अनेक सारी वाहिकाएं होती हैं, उनकी श्रृंखला बनी होती है, उसी को लेब्रिंथ कहते हैं। और लेब्रिंथ लेब्रिंथ में परिलसिका द्रव भरी रहती है, मतलब लेब्रिंथ की जो वाहिकाएं होती है उसमें परिलसिका द्रव से वो घिरी रहती है। किंतु झिल्ली नुमा लेब्रिंथ एंडोलिम्फ नामक द्रव से भरा रहता है। और जो झिल्ली नुमा लेब्रिंथ होता है यानी पूरी वाहिकाओं के ऊपर वाला जो लेब्रिंथ होता है वह एंडोलिम्फ नामक द्रव से भरा रहता है। लेब्रिंथ के घुमावदार भाग को कॉक्लिया कहते हैं। जो लेब्रिंथ का घुमावदार भाग है उसे कॉक्लिया कहते हैं, उसे मैंने आपको फिगर में दिखाया है। कॉक्लिया को दो झिल्लियों द्वारा 3 कक्षों में विभक्त किया जा सकता है, जिन्हें वेसिलर झिल्ली, राइनर्स झिल्ली कहते हैं। देखिए, जो कॉक्लिया है ना उसको 2 झिल्ली द्वारा 3 कक्ष में बांट सकते हैं। अब आप समझ रहे होंगे कि 2 झिल्ली द्वारा 3 कक्ष में कैसे बांटेंगे। तो मान लीजिए कि कोई नलिका है, यहाँ पे एक ये कोई गोल नलिका है, इसमें 2 झिल्ली खींच देते हैं। पहली खींची झिल्ली ये है और दूसरी झिल्ली ये है। अब देखिए यहाँ पे जब 2 झिल्ली हो गई हैं तो यह कितने कक्षों में बट गया है? 1, 2 और ये 3 कक्षों में बट गया है ना। वही बात यहीं पे हो रही है कि कॉक्लिया क्या होता है, 2 झिल्लियों द्वारा 3 कक्षों में बांटा जाता है। और इन झिल्ली को क्या कहते हैं? एक झिल्ली को कहते हैं वेसिलर झिल्ली, दूसरे को कहते हैं राइजनर्स झिल्ली। ऊपरी कक्ष को स्केला वेस्टिब्यूल, मध्य कक्ष को स्केला मीडिया और निचले कक्ष को स्केला टिम्पेनी कहते हैं। अब आपको पता है कॉक्लिया 3 भागों में बटा है, तो जो सबसे ऊपरी कक्ष है, सबसे ऊपरी भाग है, उसको स्केला वेस्टिब्यूली कहते हैं, स्केला वेस्टिब्यूली। और जो मध्य वाला भाग है उसे स्केला मीडिया कहते हैं, और जो सबसे निचला भाग है उसे स्केला टिम्पेनी कहते हैं। स्केला वेस्टिब्यूली और स्केला टिम्पेनी परिलसिका द्रव से तथा स्केला मीडिया अंतरलसिका द्रव से भरा होता है। अब 3 कक्षों में से जो ऊपरी कक्ष है स्केला वेस्टिब्यूली, और फिर निचला जो कक्ष है स्केला टिम्पेनी, यानी सबसे ऊपरी परत और सबसे निचली परत नहीं कहेंगे उसे, सबसे ऊपरी कक्ष यानी स्केला वेस्टिब्यूली और सबसे निचला कक्ष यानी स्केला टिम्पेनी, ये परिलेशिका द्रव से भरे होते हैं। जबकि जो मध्य वाला कक्ष होता है स्केला मीडिया, वह अंतरलसिका द्रव से भरा होता है। ये आगे आपको मैं चित्र में दिखाता हूँ। कॉक्लिया के नीचे स्केला वेस्टिब्यूली अंडाकार खिड़की में समाप्त होती है, जबकि स्केला टिम्पेनी गोलाकार खिड़की में समाप्त होती है। तो जो स्केला वेस्टिब्यूली है वो किसमें समाप्त होगी? अंडाकार खिड़की में। जबकि स्केला टिम्पेनी है वह किसमें समाप्त होगी? तो वह गोलाकार खिड़की में समाप्त होती है। अब देखते हैं ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई आधारीय झिल्ली पर स्थित होता है, जिसमें पाई जाने वाली रोम कोशिकाएं श्रवण ग्राही के रूप में कार्य करती हैं। तो जो ऑर्गन ऑफ कोर्टाई है वो क्या करता है, वो कहाँ पे होता है? तो ये आधारीय झिल्ली पर स्थित होता है, और इसी में रोम कोशिकाएं होती है जो श्रवण की ग्राही होती है, यानी वही सुनती है।
रोम कोशिकाएं ऑर्गन ऑफ कर्टाई की आंतरिक सतह पर श्रृंखला में पाई जाती है। रोम कोशिकाएं का आधारीय भाग अभिवाही तंत्रिका तंतु के निकट संपर्क होता है। प्रत्येक रोम कोशिकाएं के ऊपर से कई एस्टीरियोसिलिया नामक प्रवर्ध निकलता है। रोम कोशिकाओं की श्रृंखला के ऊपर पतली लचीली टेक्टोरियल झिल्ली होती है। अब आप ये तो समझ गए हैं कि जो रोम कोशिकाएं हैं वह वही वास्तव में श्रवण के लिए ग्राही होती है, वही सुन पाती है। और रोम कोशिकाओं के ऊपर एस्टीरियोसिलिया नामक प्रवर्ध निकले होता है। अब यहाँ पे आप इस फिगर को देखिएगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए ये कॉकलिया का काट है, जो वास्तव में कॉकलिया होता है ना, जैसे मैंने आपको बताया ये कॉकलिया है, इसको दो झिल्लियों द्वारा काट देंगे तो यह 3 कक्षों में बट गया है। तो ये कॉकलिया में देखिए 2 झिल्लियां हैं, एक झिल्ली यहाँ पे है और एक झिल्ली यहाँ पे है। तो जो 2 झिल्ली है उसे यह 3 भागों में बटा है। देखिए यहाँ पे राइनर्स झिल्ली है, जो ये ऊपर वाली है ये राइनर्स झिल्ली है, ठीक है। और जो ये वाली बीच वाली ये झिल्ली है, इसे कहते हैं इसको कहते हैं टेक्टोरियल झिल्ली। अब यह देखिए 3 कक्षों में बटा है। जो सबसे ऊपरी कक्ष है उसे स्केला वेस्टिब्यूल कहते हैं, जो बीच वाला है उसे स्केला मीडिया कहते हैं, और जो सबसे नीचे वाला है वह आधारीय झिल्ली है। आधारीय झिल्ली तो ये है ना, मतलब आधारीय झिल्ली है जिसे यह तीसरा कक्ष बना है, जिसे स्केला टिम्पेनी कहता है। और ये वाली जो संरचना है यहाँ पे, इसी को कहते हैं ऑर्गन ऑफ कोर्टाई। और ऑर्गन ऑफ कोर्टाई किससे बनी होती है? रोम वाली कोशिकाओं से बनी होती है, रोमोस कोशिकाओं से होती है, इस तरह से रोम जैसी कोशिकाओं से बनी होती है। और इसके ऊपर प्रवर्ध होते हैं, और उस प्रवर्ध के ऊपर एक झिल्ली पाई जाती है जिसे टेक्टोरियल झिल्ली कहते हैं, ठीक है। अंतःकरण में कॉकलिया के ऊपर जटिल तंत्र वेस्टिबुलर तंत्र भी होता है। वेस्टिबुलर तंत्र 3 अर्धचंद्राकार नलिकाओं और ऑटोलिथ से बना होता है। प्रत्येक अर्धचंद्राकार नलिका एक दूसरे से समकोण पर भिन्न तल पर स्थित होती है। झिल्ली नुमा नलिकाएं अस्थिर नलिकाओं के परिलक्षिका द्रव में डूबी रहती है। नलिका का फुला हुआ भाग आधार भाग एम्पुला जिसमें एक उभार निकलता है, इसे क्रिस्टा एम्पुला कहते हैं। जो अंतःकरण का सबसे ऊपरी भाग होता है यानी ऊपरी कक्ष होता है, उसमें वेस्टिबुलर तंत्र होता है, और ये वेस्टिबुलर तंत्र बहुत जटिल होता है, ठीक है। वेस्टिबुलर तंत्र में 3 अर्धचंद्राकार नलिकाएं होती हैं, ठीक है। 3 अर्धचंद्राकार नलिकाएं होती हैं और उसमें ऑटोलिथ होता है। वो तीनों कौन कौन से हैं? मैक्युला, लघु कोश और यूट्रिकल। प्रत्येक जो अर्धचंद्राकार नलिका होती है वह एक दूसरे से समकोण पर जुड़ी रहती है, ठीक है। समकोण के तल पर वह जुड़ी रहती है और उसमें परिलक्षिका द्रव भरी रहती है। नलिका का जो फूला हुआ भाग रहता है, नलिका का जो फूला हुआ भाग रहता है वह एक उभार के रूप में निकलता है, जिसे क्रिस्टा एम्पुलिश कहता है, एम्पुलरिश कहता है, ठीक है। प्रत्येक क्रिस्टा में रोम कोशिकाएं होती हैं। लघु कोश और यूट्रिकल में उभारनुमा संरचना मैक्युला होता है। क्रिस्टा व मैक्युला वेस्टिबुलर तंत्र के विशिष्ट ग्राही होते हैं, जो शरीर के संतुलन व सही स्थिति के लिए उत्तरदायी होता है। तो वास्तव में जो वेस्टिबुलर तंत्र होता है उसी में विशिष्ट ग्राही होता है, और उन्हीं ग्राहियों के चलते शरीर का संतुलन सही से बन पाता है। अब समझते हैं श्रवण की क्रिया यानी सुनने की क्रिया क्या होती है। कर्ण किस प्रकार ध्वनि तरंगों को तंत्रिकी आवेगों में बदलता है, जो कि मस्तिष्क द्वारा उद्दीप्त व क्रियात्मक होकर हमें ध्वनि की पहचान कराते हैं। अब ये प्रश्न है, इसका आंसर देखिए क्या है। बाह्य कर्ण ध्वनि तरंगों को ग्रहण कर कर्ण पटल तक भेजा जाता है, यानी जो कर्ण पिन्ना है वह ध्वनि तरंगों को इकट्ठा करता है और श्रवण नलिका के माध्यम से कर्ण पटल झिल्ली तक भेजता है। ध्वनि तरंगों के प्रतिक्रिया में कर्ण पटल में कंपन होता है, और ये कंपन कर्ण अस्थिकाओं यानी मेलियस इनकस स्टेपिस से होते हुए गोलाकार खिड़की तक पहुंचते हैं। मेलियस इनकस और स्टेपिस इन कंपन को थोड़ा और बढ़ा देते हैं। गोलाकार खिड़की से कंपन
कॉकलिया में भरे द्रव तक पहुंचते हैं, जहां वे लिम्फ में तरंगे उत्पन्न करते हैं। लिम्फ की तरंगे आधार कला में हलचल उत्तेजित करती हैं। अब जो लिम्फ तक पहुंच गए हैं और लिम्फ में जब तरंगे उत्पन्न करती हैं तो वहां पे हलचल होता है। आधारीय झिल्ली में गति से रोम कोशिकाएं मुड़ती हैं और टेक्टोरियल झिल्ली पर दबाव डालती हैं। जब रोम कोशिका मुड़ेगी तो टेक्टोरियल झिल्ली पर दबाव डालती है। फलस्वरूप संगठित अभिवाही न्यूरॉन्स में तंत्रिका आवेग उत्पन्न होता है और जब टेक्टोरियल झिल्ली पर दबाव पड़ता है उसी समय न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो जाता है। ये आवेग अभिवाही तंतुओं द्वारा श्रवण नलिका से होते हुए श्रवण तंत्रिका से होते हुए मस्तिष्क के श्रवण वलकुट तक भेजे जाते हैं। अब जो यहाँ पे आवेग उठते हैं वो न्यूरॉन्स के माध्यम से मस्तिष्क के वलकुट भाग में यानी किनारे वाले भाग में भेजे जाते हैं, जहाँ आवेगों का विश्लेषण कर ध्वनि को पहचाना जाता है और वहीं पे जो आवेग गए रहते हैं उनका विश्लेषण होता है और उससे पहचान लिए जाते हैं। इससे पता चल जाता है कि वह कौन सी ध्वनि थी। ठीक है, तो इसके साथ ही यह पूरा चैप्टर समाप्त होता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा होगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। कोई शिकायत या सुझाव हो उसे भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।